आप सभी का एग्जाम फाइटर चैनल में स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की एक बहुत गहरी और विस्तृत यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो 1600 में एक व्यापारिक कंपनी के आने से लेकर 1947 में भारत की आज़ादी और विभाजन तक, मतलब लगभग 350 सालों का एक पूरा सफरनामा है। बिल्कुल, और इसे सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। असल में ये कहानी इस सवाल की पड़ताल है कि आजाद भारत कैसा हो। सही कहा। और इस एक सवाल के कई जवाब थे और हर जवाब की जड़ें वो हमारे औपनिवेशिक इतिहास में ही छुपी हैं। गांधी का भारत, भगत सिंह का भारत और जिन्ना का भारत, ये सारी कल्पना आखिर बनी कैसे? तो चलिए आज इन्हीं जड़ों को थोड़ा खोद कर देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक कंपनी के मुनाफे की भूख ने एक साम्राज्य को जन्म दिया और फिर उस साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई ने आज के भारत को अपनी शक्ल दी। तो कहानी शुरू होती है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अब पहला सवाल तो यही है कि व्यापारियों की एक कंपनी जिसका काम सिर्फ मसाले और कपड़ा खरीदना बेचना था, वो शासक कैसे बन गई? ये सबसे जरूरी सवाल है। मेरा मतलब है, एक मल्टीनेशनल कंपनी और एक सरकार चलाने में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। फर्क तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कंपनी ने उसी फर्क को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इसका सीधा संबंध अगर हम देखें तो मुगल साम्राज्य के पतन से है। अच्छा। औरंगजेब के बाद दिल्ली की जो केंद्रीय सत्ता थी वो बहुत कमजोर पड़ गई थी, तो पूरे देश में एक पावर वैक्यूम, मतलब एक राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया था। मतलब कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी जो सबको कंट्रोल कर सके। एग्जैक्टली। मराठे, सिख, मैसूर, बंगाल सब अपनी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। कंपनी ने इस पूरे खेल को बहुत ध्यान से देखा। पहले वो एक खिलाड़ी बनी और फिर धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि रेफरी की भूमिका में आ गई। एक रियासत को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। बिल्कुल, और इस पूरी उथल पुथल का फायदा उठाया। स्रोत दो लड़ाइयों पर बहुत जोर देते हैं, 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर। प्लासी की लड़ाई तो मुझे हमेशा एक लड़ाई से ज्यादा एक बड़ी साजिश लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। धोखा, गद्दारी। असल में तो मैदान में लड़ाई हुई ही नहीं। वही तो। प्लासी ने दरवाजा खोला, लेकिन असली खेल वो बदला बक्सर की लड़ाई के बाद। दिलचस्प बात यह है कि बक्सर एक असली सैन्य जीत थी। हाँ, ये एक असली लड़ाई थी। कंपनी की एक छोटी सी सेना ने मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब तीनों की मिलीजुली फौज को हरा दिया था। और इस एक जीत ने कंपनी को वो दिया जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, दीवानी अधिकार। एक मिनट, ये दीवानी अधिकार का मतलब सिर्फ टैक्स वसूलने का हक था, है ना? हाँ, कहने को तो सिर्फ टैक्स वसूलने का हक था। लेकिन इसका असर इतना बड़ा कैसे हो गया? इसे ऐसे सोचकर देखिए, ये ऐसा है जैसे आज कोई विदेशी कंपनी आकर भारत सरकार से कहे कि अब से इनकम टैक्स और जीएसटी हम वसूलेंगे। बाप रे! बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो उस समय भारत के सबसे अमीर सूबे थे, उनका पूरा का पूरा खजाना अब कंपनी के हाथ में था। यहीं से वो व्यापारी से शासक बने। अब उनके पास भारत पर राज करने के लिए भारत का ही पैसा था। मतलब एक तरह का परफेक्ट बिजनेस मॉडल। परफेक्ट बिजनेस मॉडल। तो अब ये कंपनी सरकार बन चुकी थी, लेकिन इनका शासन खेल था कैसा? क्या इनके पास कोई योजना थी या इनका एकमात्र मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था? उनका एक ही मकसद था, मुनाफा। उनका शासन कोई जन कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड कमाने के लिए था। अच्छा। और इसके लिए उन्होंने जमीन से पैसा निचोड़ने के तरीके निकाले। स्रोत 3 प्रणालियों का खास जिक्र करते हैं: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। नाम तो बहुत भारी भरकम लगते हैं। स्थायी बंदोबस्त को ही लेते हैं। सुनने में तो लगता है कि सब कुछ स्थायी यानी परमानेंट कर दिया तो अच्छा ही होगा। यही तो सारा खेल था। इसमें कंपनी को मिलने वाला टैक्स तो हमेशा के लिए स्थायी हो गया, पर जमींदार किसानों से कितना भी वसूल सकता था, उसकी कोई सीमा नहीं थी। ओहो। नतीजा, अगर फसल खराब भी हुई, सूखा भी पड़ गया, किसान को लगान देना ही पड़ता था। और वो कर्ज के ऐसे जाल में फंसता था कि उसकी कई पुश्तें भी उससे बाहर नहीं निकल पाती थी। इसी से जुड़ा हुआ वो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत है ना, दादा भाई नौरोजी का? बिल्कुल। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का आइडिया सुनने में बहुत अकादमिक लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या था? इसका असल मतलब बहुत बहुत भयावह था। सोचिए, भारत के टैक्स पेयर उन ब्रिटिश अधिकारियों की तनख्वाहें और आलीशान पेंशन भर रहे थे जो उन्हीं पर शासन कर रहे थे। अच्छा। भारत में रेलवे लाइन बिछाने का खर्च भारत पर डाला गया, लेकिन उसका मुनाफा इंग्लैंड की कंपनियां ले गईं। यहां तक कि ब्रिटेन में जो लड़ाइयां होती थीं, उनका खर्च भी भारत के खजाने से दिया जाता था। मतलब भारत को अपनी ही गुलामी के लिए पैसे देने पर मजबूर किया जा रहा था। बिल्कुल
यही था धन की निकासी। और इसका असर सिर्फ किसानों पर नहीं पड़ा। स्रोत बताते हैं कि भारत का सदियों पुराना हस्तशिल्प उद्योग भी तबाह हो गया, जिसे विऔद्योगीकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। और ये कोई हादसा नहीं था, यह एक सोची समझी नीति थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, वहां मशीनों से कपड़ा बनता था, जो हाथ से बने भारतीय कपड़े से कई गुना सस्ता था। और ऊपर से टैक्स भी अलग। हाँ, अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ों के इंग्लैंड में आने पर भारी टैक्स लगा दिए और अपने मशीन निर्मित माल को लगभग बिना टैक्स के भारत के बाजारों में भर दिया। ये एक तरफा मुकाबला था। इसमें भारतीय कारीगर का हारना तो तय था। उस वक्त के एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि व्यापार के इतिहास में ऐसी पीड़ा नहीं मिलती। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं। ये तो बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। ये शब्द उस तबाही की असली तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन इसी दौर में कुछ सामाजिक सुधार भी तो हुए, जैसे सती प्रथा का अंत हुआ, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली, मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा नीति भी आई। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या अंग्रेज सच में समाज सुधार करना चाहते थे या इसके पीछे भी कोई और मकसद था? ये एक बहुत जरूरी और जटिल सवाल है, और सच कहूं तो इसका जवाब दोनों में है। कुछ अंग्रेज अधिकारी वाकई सुधार चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बड़े स्तर पर देखें तो इसका मकसद एक ऐसा भारतीय वर्ग तैयार करना था जो मैकाले की ही शब्दों में रंग और खून से तो भारतीय हों, पर सोच, पसंद और नैतिकता में अंग्रेज हों। मतलब अपने शासन को आसान बनाने के लिए एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो उनकी मदद कर सके। बिल्कुल, उन्हें ऐसे क्लर्क, अफसर और वकील चाहिए थे जो साम्राज्य की मशीनरी को चलाने में मदद करें। लेकिन इसका एक अनपेक्षित नतीजा भी निकला। वो क्या? इसी अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को मिल्टन, बर्क और लॉक के स्वतंत्रता और लोकतंत्र के विचारों से परिचित कराया, और यही विचार बाद में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बने। वाह, मतलब उन्होंने जो हथियार अपने लिए बनाया वो उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो गया। तो एक तरफ आर्थिक लूट से किसान और कारीगर तबाह हो रहे थे, दूसरी तरफ सामाजिक धार्मिक मामलों में दखलंदाजी से लोगों में बेचैनी थी। ये गुस्सा तो सुलग रहा होगा। सुलग रहा था, और 1857 में ये एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। ये कंपनी के 100 साल के शासन का जमा हुआ गुस्सा था। हर वर्ग परेशान था। राजा नवाब अपनी रियासतें खो रहे थे, जमींदार अपनी जमीनें, किसान अपनी फसल, और सिपाही अपना सम्मान और धर्म। हाँ, डलहौजी की हड़प नीति ने तो आग में घी का काम किया था। और इस आग को चिंगारी दी चर्बी वाले कारतूसों की घटना ने। हाँ, वो आखिरी चोट थी। सैनिकों को लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान और पहचान पर सीधा हमला था। इसीलिए विद्रोह की शुरुआत सैनिकों ने की, लेकिन जल्द ही आम जनता भी इसमें शामिल हो गई। बिल्कुल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, ये सब नेता बने। ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, ये भारत की आजादी की पहली बड़ी लड़ाई थी। भले ही ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। लंदन में बैठी संसद को समझ आ गया कि एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे भारत जैसे विशाल देश को नहीं छोड़ा जा सकता। तो कंपनी का राज खत्म। हाँ, 1858 में भारत सीधे ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के अधीन आ गया। सत्ता सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई। तो क्या ये सिर्फ एक मैनेजमेंट में बदलाव था या जमीन पर भी कुछ बदला? बदला, और बहुत कुछ बदला। लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक बदलाव आया वो था बांटो और राज करो की नीति को अपने शासन का एक पक्का नियम बना लेना। अच्छा। अंग्रेजों ने 1857 से ये सबक सीखा कि अगर हिंदू और मुसलमान एकजुट हो गए तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए उन्होंने जानबूझकर दोनों समुदायों के बीच शक और नफरत के बीज बोने शुरू कर दिए। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि उन्होंने ये सिर्फ हिंदू मुसलमानों के साथ नहीं किया, उन्होंने जातियों को, रियासतों को, सबको एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। बिल्कुल, ये उनकी पूरी प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा बन गया था। लेकिन इसी दमनकारी माहौल में एक नई चेतना भी जाग रही थी, राष्ट्रवाद की। अंग्रेजी शिक्षा, रेलवे और प्रेस ने भारत के अलग अलग हिस्सों के पढ़े लिखे लोगों को एक दूसरे से जोड़ा। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि मद्रास से लेकर बंगाल तक उन सब की समस्याएं एक ही हैं। और इसी चेतना से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। हाँ, जिसके शुरुआती नेताओं को उदारवादी या मॉडरेट्स कहा जाता था।
दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इनका तरीका याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों का था, है ना? हाँ, उन्हें लगता था कि अगर वो ब्रिटिश सरकार को सही तरीके से अपनी बात समझाएंगे तो वो मान जाएंगे। लेकिन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन ने इस भ्रम को तोड़ दिया। ये राष्ट्रवाद पर एक सीधा हमला था। बिल्कुल। और इसने राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। यहीं से गर्मपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट चरण शुरू हुआ। लाल बाल पाल की तिकड़ी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और तिलक का वो मशहूर नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। अब मांगने से छीनने की तरफ बढ़ रहे थे। हाँ, और इसी के साथ स्वदेशी और बहिष्कार जैसे आंदोलन शुरू हुए, जिन्होंने पहली बार आम जनता को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा। लोग विदेशी कपड़े जलाने लगे, विदेशी सामान का बहिष्कार करने लगे। और इसी के समानांतर एक और धारा भी चल रही थी, क्रांतिकारियों की। बिल्कुल। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नौजवानों का मानना था कि आज़ादी बहसों और याचिकाओं से नहीं मिलेगी, इसके लिए कुर्बानी देनी होगी। उनका रास्ता अलग था, पर मंजिल वही थी। और फिर 1915 में इस पूरी कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, जिसने खेल के सारे नियम बदल दिए, महात्मा गांधी। गांधी के आने से स्वतंत्रता संग्राम का चरित्र ही बदल गया। उनका हथियार था सत्याग्रह और अहिंसा। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि अहिंसा का मतलब निष्क्रियता या कायरता नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक सक्रिय नैतिक लड़ाई थी। इसका मतलब था सच पर पूरी ताकत से टिके रहना और अन्याय का सामना बिना हिंसा के करना। ये अंग्रेजों के लिए एक ऐसी चुनौती थी जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके शुरुआती आंदोलन चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, उन्होंने भारत की जमीनी हकीकत को समझा और फिर इसी हथियार का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर किया। हाँ, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसका प्रतीक वो ऐतिहासिक दांडी मार्च। इन आंदोलनों की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इन्होंने करोड़ों आम भारतीयों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, सबको आज़ादी की लड़ाई में सिपाही बना दिया। मतलब कांग्रेस अब कुछ पढ़े लिखे लोगों की संस्था नहीं रही, वो एक जन आंदोलन बन गई। बिल्कुल। और फिर आता है अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का करो या मरो का नारा, ये उनके तरीके से बहुत अलग और बहुत तीव्र लगता है। हाँ, ये आर पार की लड़ाई का ऐलान था। इसे अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन युद्ध में बुरी तरह फंसा हुआ था और आर्थिक रूप से टूट चुका था। दुनिया भर में साम्राज्यवादी ताकतें कमजोर पड़ रही थीं। हाँ, इस युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी। अब भारत को आजाद करना सिर्फ भारतीयों की मांग नहीं, बल्कि अंग्रेजों की एक राजनीतिक और आर्थिक मजबूरी भी बन गई थी। मंजिल करीब थी, लेकिन रास्ता शायद सबसे ज्यादा खूनी होने वाला था। स्रोत सांप्रदायिक राजनीति और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की तरफ इशारा करते हैं। ये उसी बांटो और राज करो की नीति का सबसे भयानक और दुखद नतीजा था, जिसकी हम बात कर रहे थे। वो नफरत के बीज जो सालों पहले बोए गए थे, अब एक जहरीले पेड़ बन चुके थे। आखिरकार लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी तो मिली, लेकिन देश के विभाजन की कीमत पर, जिसकी बहुत भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए। मतलब आजादी की खुशी में मिला एक कभी न भरने वाला जख्म। बिल्कुल। तो ये सफर एक व्यापारिक कोठी से शुरू होकर 2 राष्ट्रों के जन्म पर खत्म हुआ। इस दौर की विरासत बहुत बहुत जटिल है। आर्थिक शोषण, सामाजिक उथल पुथल और फिर प्रतिरोध की एक लंबी और मिलीजुली लड़ाई।